बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतर मंसूर है और आज मैं आपसे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट के बारे में और क्यों ये इतना इन्फ्लेशन रेट हाई है और क्या इसके कॉजेज़ हैं और इन्फ्लेशन किस रेंज के अंदर किसी इकॉनमी के लिए अच्छी होती है, इसके लिए बात करूँगा। मैं इस मौजू पे आपसे बात करना इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ कि लास्ट कुछ हफ़्तों में इन्फ्लेशन के हवाले से इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का आलम देखने में आ रहा है और लोग बड़े परेशान हैं कि ये इन्फ्लेशन कहाँ तक उनकी कमर को तोड़ेगी और कहाँ तक महंगाई इस मुल्क में जा सकती है। रिसेंटली इन एन आर्टिकल इन इकोनॉमिस्ट उन्होंने पाकिस्तान को चौथे नंबर पर रेट किया है दुनिया में वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन में। पहले नंबर पर अर्जेंटीना तकरीबन 51.4% इन्फ्लेशन के साथ, दूसरे नंबर पे टर्की तकरीबन 19% इन्फ्लेशन के साथ, तीसरे पे ब्राज़ील तकरीबन 10.4% इन्फ्लेशन के साथ और चौथे पे पाकिस्तान तकरीबन 9.2% इन्फ्लेशन के साथ रहा। इंडिया 16वें नंबर पर 4.3% इन्फ्लेशन के साथ रहा। सो इन्फ्लेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जो कॉमन आदमी को, गरीब आदमी को, स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान हर्ट करता है और उसको हर वक्त एक परेशानी के आलम में मुब्तला रखता है, क्योंकि उससे उसकी रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया और रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने की अशिया जो हैं वो महंगी रहती हैं। तो आज जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों इतनी स्पीड से बढ़ रही है और क्यों इतनी इसकी जो वजूहात क्या हैं पाकिस्तान में, किस तरह ये इम्पैक्ट कर रही है कॉमन आदमी की लाइफ को और क्या इसके जो फैक्टर्स हैं वो इसको और आगे बढ़वा भी सकते हैं हमारी आने वाले टाइम में। सबसे पहले जो हमें चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक नेट इम्पोर्टिंग कंट्री है, which means that Pakistan imports a lot from abroad and exports less to the rest of the world. So net import overall scheme of things में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है वो है नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड एंड एनर्जी। देखिए, एनर्जी एक ऐसा स्ट्रेटिजिक फैक्टर ऑफ आप कह लें एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसके बगैर इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन किसी भी इकोनॉमी में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जब पाकिस्तान इंपोर्ट करता है एनर्जी बाहर से, तो जो दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल की, वो जिस तरह वेरी कर रही होती हैं, जिस तरह उनमें वेरिएशन आ रही होती है, उसी तरह पाकिस्तान को भी वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की या ब्रेंट की जो प्राइस है वो रिसेंटली इंक्रीज़ की है जब से दोबारा इकोनॉमीज़ खुलनी शुरू हुई हैं, जब से दोबारा लॉकडाउन्स ख़त्म हुए हैं और कोविड के बाद लोग दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स भी है। अगर आपके लिए शायद ये बात आपके लिए शॉक भी हो या आपके लिए सरप्राइज़ भी हो कि पाकिस्तान वीट भी इंपोर्ट कर रहा है। So this is actually in fact a very alarming situation for a country like Pakistan, where most of the people are either in poor bracket or in low middle income bracket, and that is why when we import things from abroad, तो वहाँ पे जो prices होती हैं वो चीज़ों की हमें उसको डॉलर टर्म्स में पे करना पड़ता है और वो जब मुल्क में आती हैं तो उसके ऊपर हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है उसकी प्राइस। और जब हम उसको अपनी सप्लाई चेन में, फॉर एग्जांपल फ्यूल को या एनर्जी की जो आपकी पेट्रोलियम है उसको जब हम सप्लाई चेन में करते हैं तो ओवरऑल सारी आपकी जो कॉस्ट है वो डिसरप्ट हो जाती है और एंड कंज्यूमर को चीज़ें महंगी मिलना शुरू हो जाती हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की पाकिस्तान में, जो रिसेंट 1-1.5 साल से पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी पड़ रही है पाकिस्तानियों को, वो है इन द शेप ऑफ इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इट एज एज अ कॉमन पर्सन who does not understand technical side of economics, but who should be able to understand कि ये मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का क्या आपस में रिलेशनशिप है। मनी सप्लाई का मतलब ये है कि जो आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा गर्दिश कर रहा है वो कितनी स्पीड से गर्दिश कर रहा है और कितनी वॉल्यूम है उसकी। कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि लोगों को एक फिस्कल स्टिमुलस के ज़रिए, अपनी फिस्कल पॉलिसी को ईज़ करते हुए गवर्नमेंट ने फिस्कल स्पेंडिंग की और लोगों को पैसा दिया। फॉर एग्जांपल वसीला हक का एक मद है जिसके अंदर लोगों को पैसा दिया गया। इसके ज़रिए जब लोगों की जेबों के अंदर पैसा आया तो पैसा सर्कुलेट ज़्यादा होना शुरू हुआ, और जब पैसा सर्कुलेट ज़्यादा होना शुरू हुआ तो इससे अफराते ज़र बढ़ा। मनी सप्लाई जब बढ़ी और डिमांड बढ़नी शुरू हुई तो उससे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो गई। दूसरी जो एक और हमने चीज़ देखी जिससे मनी सर्कुलेशन या मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ी वो था
स्टेट बैंक का जो हमारा बैंक दौलत पाकिस्तान है, उसने जब डिस्काउंट रेट को कम किया तो ये ऑन एवरेज 13.25% के करीब था कोविड से पहले, और अब ये 7% पे तकरीबन इस वक्त ये 7% के अराउंड अबाउट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जब ये 7% पे खड़ा हुआ है तो उसका ये मतलब है कि जो बोरोइंग है वो ईजियर हो गई, और ये इसलिए की गई ताकि प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में बरकरार रहे। कोविड के दिनों में जो आपको सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से मईशत को एक शॉक लगा था, ये एक्सटर्नल शॉक था। उसको रोकने के लिए ज़रूरी था कि प्रोडक्टिविटी को हाई रखा जाए, और प्रोडक्टिविटी को हाई रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आसान शराइत के ऊपर कर्जा भी एडवांस किया जा सके प्रोड्यूसर्स को, और उसमें एक शर्त होती है सूद की शरह। जो सूद की शरह है उसको कम किया गया तकरीबन 6.25%, जिसकी वजह से फिर ये इवेंचुअली मनी सर्कुलेशन बढ़ी, और उस मनी सर्कुलेशन की बढ़ने की वजह से डिमांड भी बढ़ी और आपकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गई। इसके अलावा जो आप में इन्फ्लेशन का जो कॉज है आपके मुल्क में, वो है आपका एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी। आपका जो डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है, ये आपने देखा है पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट करके इस वक्त रिकॉर्ड लो सतह पे पहुंच चुका है। तकरीबन 174-175 रुपए का आपको एक डॉलर मिल रहा है। तो जब आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो, तो आप जब बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक तो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्राइसेस, और दूसरा आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं जब आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर रहा हो अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, क्योंकि हम डॉलर्स में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो जब हम ज़्यादा रुपए हमें पे करने पड़ते हैं तो हमें कम डॉलर्स मिलते हैं, और उन कम डॉलर्स में हम कम अमाउंट ऑफ आर इम्पोर्ट्स खरीद सकते हैं, और वो जब इम्पोर्ट्स फ्लो करके पाकिस्तान में आती हैं तो उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। सो ये 3-4 मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इस मुल्क में पिछले काफ़ी अरसे से लोगों को तंग कर रही है, और लोग इसमें बड़ी आजमाइश का शिकार है कि ये हमारी महंगाई हमें कहाँ तक लेके जाएगी और हम अपना गुजारा रोज़मर्रा का कैसे करेंगे। देखें, जो थोड़ी सी इन्फ्लेशन होती है अबाउट 2 to 3%, और अगर आपको याद हो जो मैंने शुरू में इस वीडियो के बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त 9.2% के करीब इन्फ्लेशन है। 2 से 3% या इवन 4% तक भी काबिल बर्दाश्त होती है इन्फ्लेशन, बल्कि वो अच्छी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो गवर्नमेंट को जो टारगेट करना चाहिए इस वक्त, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर ये है कि इन्फ्लेशन को मैनेजेबल रेंज में लाया जाए, और वो मैनेजेबल रेंज जो है वो 3 से 4% की रेंज कहा जा सकता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इससे फ़ायदा क्या होता है? देखें, जब इन्फ्लेशन इतनी छोटी सी मिकदार में, इतनी छोटी सी शरह में, 3 से 4% की शरह में हो इकोनॉमी में, तो उससे जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और वो इसलिए बढ़ती है कि अगर एज अ कंज्यूमर आपको ये चीज़ पता चले कि कल किसी चीज़ की प्राइस 3 या 4% बढ़ जाएगी, तो आप प्रेफर क्या करेंगे? आपकी प्रेफरेंस होगी आज ही वो चीज़ बाय कर लेने की। तो जब आप आज ही उस चीज़ को बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल वो चीज़ 3% महंगाई होने की वजह से या 4% महंगाई होने की वजह से बढ़ जाएगी, तो फिर जब आप आज उसको परचेज करेंगे तो प्रोड्यूसर को भी आज ही प्रोड्यूस करने का फ़ायदा है, ताकि वो उस डिमांड को मीट करके प्रॉफिट आज ही कमा सके। तो इसलिए छोटी सी मिकदार या छोटी सी शरह जो इन्फ्लेशन की है वो हेल्प करती है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में, और प्रोड्यूसर साइड को ये इंसेंटिव देने में कि वो प्रोडक्शन आज करे, जिससे आज इकोनॉमी में जीडीपी प्रोड्यूस होती है। सेकंड, इन्फ्लेशन थोड़ी सी मिकदार में इसलिए भी अच्छी होती है कि ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है अगेंस्ट डिफ्लेशन प्रोड्यूसर साइड को। प्रोड्यूसर या जो मैन्युफैक्चरर है या जो फैक्ट्री के मालकान हैं, जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं इस किसी इकोनॉमी के लिए, उनको अगर ये डर हो कि कल कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का बिल्कुल मुतजाद है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो आज ही इस चीज़ को बेचे जब उसकी प्राइस ज़्यादा है, रादर देन 1 या 2% डिफ्लेशन की वजह से वो कल 100 के बजाय 99 या 98 रुपीज़ की रह जाए। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, सप्लाई साइड से भी और डिमांड साइड से भी, ये आपकी इन्फ्लेशन को एक अच्छे अंदाज में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक करते हैं। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त ट्रबल में क्यों है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, और वो क्या कर सकती है शॉर्ट और मीडियम रन में। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की हुकूमत को अपने ये जो एक्सचेंज रेट है इस पे थ्रू प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, जो स्टेट बैंक का मैंडेट होता है, स्टेट बैंक का स्कोप होता है, उसके ज़रिए इसको एक्सचेंज रेट को किसी जगह थोड़ा सा सेमी मैनेज्ड बेहतर अंदाज में करके कहीं पे रोकना चाहिए,
تاکہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز میں آپ کے اوپر ڈیٹ بھی زیادہ نہ بڑھے اور آپ کی امپورٹس بھی زیادہ مہنگی نہ ہوں. جب ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیٹ کرتا ہے آپ کی کنٹری کا تو پھر آپ کے لیے ایکسپورٹس جو ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں وہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں. باہر کے ملک آپ کے لیے آپ کے ملک سے امپورٹس کرنا شروع کرتے ہیں بیکاز آپ کی کرنسی ان کی کرنسی سے چیپر ہونی شروع ہو جاتی ہے, ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. اور پاکستان جیسی کنٹری جو ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے اس کو امپورٹ پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے کنزیومرز کے لیے, پروڈکٹس کے لیے. تو اس کو پھر ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے رادر دین کمپلیٹلی فلوٹ کیا جائے یا کمپلیٹلی فلیکسیبل کیا جائے. سیکنڈ چیز جو گورنمنٹ شارٹ رن میں امیجیٹلی کر سکتی ہے وہ ہے کنٹرولنگ پرائس تھرو اے سسٹم. جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ پرائس میجسٹریسی یا پرائس میجسٹریٹس ہوتے تھے, وہ جا کے ضلعوں میں, تحصیلوں میں جو گورنمنٹ روزمرہ کی اشیاء کے ریٹس کو نوٹیفائی کرتی ہے ان پہ پرائس کنٹرول کرنا, تاکہ اور دوسرا یہ بھی چیک کرنا کہ کوئی ہورڈنگ کر کے پرائس کو انہانس نہیں کر رہا, انکریز نہیں کر رہا. یہ گورنمنٹ کو ایٹ گراس روٹس لیول کرنا پڑے گا تاکہ امیجیٹلی لوگوں کو ریلیف ملے اور گورنمنٹ کے نوٹیفائڈ آفیشیل ریٹس پہ روزمرہ کی اشیاء جیسے ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں, بیسک جو آپ کی نیڈز ہیں جیسے رائس, ویٹ ہے, ملک ہے, یہ آپ کا کنٹرولڈ پرائس پہ رہے. تھرڈ جو تھوڑا میڈیم اور لانگ ٹرم ہے وہ گورنمنٹ کی پلاننگ ہے ہونی چاہیے to become an export oriented economy. So this is from the perspective of becoming an export oriented economy. پاکستان ایکسپورٹ اورینٹڈ اگر صرف ڈی ویلیو کر کے بننے کی کوشش کرتا رہے گا تو شاید یہ لانگ رن اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. پاکستان کو ایک انوویٹو, ایک ڈفرینشیٹڈ اکانومی کے طور پہ ایمرج کرنا ہے جہاں پہ پروڈکٹس, سروسز, گڈس یہ ایک ڈفرینشیٹڈ فیچر سے پروڈیوس ہوں تاکہ ان کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مانگ بڑھے. اور جب انٹرنیشنل گلوبل مارکیٹس میں مانگ بڑھے تو وہ ناٹ آن دا بیسس آف پرائس بٹ آن دا بیسس آف فیچرز being provided by those goods and by those products and the services which Pakistan wants to offer to other countries of the world. اگر وہ بڑھیں گی تو پاکستان ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہو جائے گا, اور اگر اس کو امپورٹس بھی کرنی پڑ رہی ہیں تو وہ بڑے کم ہو جائیں گی یا وہ امپورٹس کو میچ کر سکتا ہے اپنے ایکسپورٹ کی ارننگس کے ساتھ, جس سے اس کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں گے اور وہ اوور آل ایکسچینج ریٹ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. اور ایکسچینج ریٹ جب آپ کا کنٹرول ہو جائے گا تو آپ کی اوور آل امپورٹ کی پرائس بھی جو ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے, اور آپ کی سینس آف سیکیورٹی ان ٹرمز آف پرووائڈنگ اسٹینڈرڈائزڈ اور ان ٹرمز آف پرووائڈنگ اسٹیبل پرائسز ٹو دا کنزیومرز کین آلسو انکریز. اور لاسٹلی آئی تھنک گورنمنٹ کو ایک پلاننگ یہ کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ پروڈیوسرز کو ایک طرف سے انسینٹیوائز کرے, ان کو جو سبسڈیز ہیں وہ ٹارگیٹڈ انداز میں دے, اسپیشلی فارمنگ کمیونٹی کو, کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل جو ہے وہ بھی پیچھے سے مہنگا ہونا شروع ہو گیا, ناٹ اونلی فار بیکاز آف انکریز ان آئل پرائسز یا انکریز ان امپورٹ پرائسز ڈیو ٹو فلکچویٹنگ ایکسچینج ریٹ, بٹ آلریڈی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے. تو کنزمپشن بیسڈ ٹیکسیشن لگتی ہے چیزوں کے اوپر جو کہ نان پروگریسو کائنڈ آف ٹیکسیشن ہے جس سے چیزیں بڑھتی ہیں. تو گورنمنٹ کو پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف جانا چاہیے جو کہ انکم بیسڈ اور ویلتھ بیسڈ ہوتے ہیں, تاکہ جو لوگ جیسے جیسے ان کے انکم لیولز بڑھے ان پہ ٹیکس ریٹ بڑھے, رادر دین یہ جو نان پروگریسو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے جس میں کنزمپشن بیسڈ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے. جیسے کرنٹ بجٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اباؤٹ 65 to 70% آف ٹیکسز آر کنزمپشن بیسڈ ٹیکسز لائک جنرل سیلز ٹیکس, لائک کسٹمز ڈیوٹیز, لائک فیڈرل ایکسائز. اگر پاکستان ان پہ ڈپینڈ کرتا رہے گا تو گورنمنٹ کبھی بھی سالو نہیں کر سکے گی یہ پرابلم جو انفلیشنری پریشر کی عام عوام کے لیے بنی ہوئی ہے. اس وقت بہت زیادہ ان کے لیے چیلنج ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کو آسانی سے گزارنے کے لیے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ.